हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन अकेडमी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक नया टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो वर्णमाला है वह क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में आज फुल डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्णमाला होता क्या है, ठीक है, कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह के क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। जैसे वर्णमाला है, ठीक है। वर्णमाला में हम लोग जैसे आपका अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, लास्ट तक ज्ञान तक हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब एक व्यवस्थित क्रम में एक के बाद एक के बाद एक क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। और यह क्या होता है, एक वर्णों का क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। वर्णों का समूह होता है। इसमें आपका कुल, ठीक है, कुल जो वर्णमाला की संख्या है, ठीक है, कुल वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, 52, ठीक। 52 हिंदी में वर्णमाला होते हैं। किसमें, हिंदी में। भाई याद रखिएगा, हिंदी में कितने, 52 आपके वर्ण होते हैं या अक्षर बोल सकते हैं उसको, 52 अक्षर या 52 वर्ण होते हैं। इन्हीं 52 वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम है उसी को हम लोग बोलते क्या है, वर्णमाला बोलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो वर्ण है, क्या, जो वर्णमाला है उसको किस किस रूपों में बांटा गया है, किस टाइप से डिवाइड किया गया है उसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते चलते हैं, ठीक ठीक। ये मैं एक एक करके क्या करता हूं, ये जो वर्णमाला है इसको स्वर व्यंजन, ठीक है, अयोगवाह, उच्छिप्त व्यंजन, इन सब में अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो देखते हैं कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितना होता है, अयोगवाह कितने होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कौन सा होता है, द्विगुणी व्यंजन कौन सा होता है। इन सभी के बारे में हम लोग उदाहरण सहित हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग पढ़ते क्या है, स्वर के बारे में। यही हम लोग सबको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने के बाद एक एक चीज को और एकदम डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, स्वर, ठीक है भाई। स्वर, स्वर कितने होते हैं आपके हिंदी में, तो स्वर आपका कितना होता है, 11, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 स्वर होते हैं। अब वो 11 स्वर कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं। तो 11 स्वर में आपका आता है अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, सॉरी, ए बड़ा ए, ओ और आओ, ठीक। ये आपके कुल की सॉरी, कुछ स्वरों की संख्या कितना है आपका, 11, अ, आ, ई, उ, ए, ओ और आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पास हम लोगों का एक और जुड़ जाता है, वह क्या है आपका, री, ठीक है। इसे याद रखिएगा, किसी में री को लेता है किसी में नहीं लेता है, लेकिन आपका कुल री को मिला के आपका कितना स्वर होता है, 11। और यदि यहीं पास बोला जाए कि कुल कितने स्वर होते हैं, कुल जो स्वरों की सिर्फ इसमें स्वरों, स्वर की हिंदी में बोला जाए यदि स्वर कितने होते हैं तो 11, लेकिन कुल स्वरों की जो संख्या पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, 13, ठीक। याद रखिएगा दो चीज, यदि सिर्फ स्वर कितने होते हैं यह प्रश्न आया तो आप लोग लगाएंगे 11, लेकिन यदि पूछा गया कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, तो वह आपका 13 लगाइएगा, ठीक है। क्यों, यहां हम लोग दूसरा भाग में देखते हैं कि क्यों, ठीक है। अब आगे देखते हैं अयोगवाह,
ठीक है। अयोगवाह आपका कितना होता है? अयोगवाह 2 होते हैं, वह होता है अम और अह। ठीक है, अम और अह आपके क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। यही क्या होता है, ये न तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं, न तो पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं। लेकिन जब इसको कुल स्वरों की संख्या होती है, पूछी जाती है कुल स्वरों की संख्या में, तो ये अम और अह को स्वर में ही क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। इस वजह से आपका कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। ठीक है भाई, आगे आगे हम लोग चलते हैं। आपका हम लोग देखते हैं आगे, आपका इसमें देख लेते हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। 33 हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। वह व्यंजन कौन कौन सा होता है, हम लोग उसको भी देखते चलते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग, ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है जो आपका, ठीक है, जो व्यंजन होता है, ठीक है, व्यंजन को उसकी अक्षर के अनुसार में उसको बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ग में इसको बांटा गया है उसको देखते हैं। तो ये आपका क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और आपका प वर्ग में। ठीक, ये 5 वर्गों में आपका बांटा गया है। ठीक है, क वर्ग, च, ट और त वर्ग और प वर्ग। ठीक, अब इसको जो याद रखने का ट्रिक है, इसको याद रखने का ट्रिक है वह क्या है, वह इधर बता रहा हूं। ठीक है, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? ठीक है, तो ट्रिक ये है कि आपको कचट तप याद रखना है। क्या याद रखना है? कचट तप। क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प। ठीक है, कचट तप याद रखिएगा। तो ये आपका क्या है, ये व्यंजन का वर्ग जो बांटा गया है वह याद हो जाएगा। कचट तप में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, अब इसको तो बांट दिया गया। ठीक है, अब इसको याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको क से लेके आपको सिर्फ एक वर्ग में आपको 5 अक्षर रखने हैं। तो आपका अल्फाबेट आपको तो पता ही होगा। अल्फाबेट में आपको जैसे क, ठीक है, क में 5 वर्ग रखेंगे, च में 5 वर्ग, इसका आगे वाला जैसे आपका इसमें क, ख, ग, घ और ये अंग। ठीक, ये जो 5 अक्षर मैंने रखे, वर्ण रखे, इसी प्रकार से प्रत्येक में 5-5 रखेंगे तो ये आपका व्यंजन की संख्या निकल जाएगी। तो इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। ट्रिक मैंने बता दिया, कचट तप याद रखिएगा। और प्रत्येक वर्ग से 5-5 अक्षर या वर्ण एक ही होता है, उसको रखना है, सिर्फ रखना है। उसके बाद ये आपका कंप्लीट बन जाएगा। जैसे आगे च में चलते हैं, तो च से ये आपका च, छ, ज, झ और इ। ठीक, ये आपका हो गया 5। आगे ट में चलते हैं, तो ट, ठ, ड, ढ और अण। ये आपका 5 अक्षर हो गया। अब त में चलते हैं, तो त, थ, द, ध और न। ये आपका 5 हो गया। अब प में चलते हैं, तो प, फ, ब, भ और म। ये आपका 5 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, अल्फाबेट्स याद तो है ही। इसमें 5-5 आपका क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट में 5, त में 5 और प में 5 आपको रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गए एक एक वर्ग में आपका 5-5। तो ये तो आपका 5 पंची कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। इसके साथ साथ लेकिन हमको व्यंजन की कुल संख्या तो 33 है, तो इसमें तो सिर्फ 5 है। ठीक है, तो 5 है, तो इसके अंतर्गत और कौन कौन सा आपका व्यंजन सम्मिलित होता है उसको भी यहाँ पास देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह आते हैं। ठीक है, क्या? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है वह देख लेते हैं। यह होता है य, र, ल और व। य, र, ल और व, ये आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और इसी के साथ साथ आपका ऊष्म व्यंजन भी आता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखते हैं। आपका स और ये आपका श और स और ये आपका ह। ये आपके कुल टोटल, अब हो गए कुल टोटल कितने व्यंजन? 33 व्यंजन हो गए। अब आपका इसमें आता है संयुक्त व्यंजन। क्या? संयुक्त व्यंजन।
ठीक, संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है और कितना होता है? तो संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। ठीक, संयुक्त व्यंजन कितना होता है? 4 होता है। वह कौन कौन सा होता है उसको देखते हैं। तो इसमें आता है आपका छ, छत्री का, ठीक है, त्र, ज्ञ और आपके स्र। ठीक, ये 4 किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट हमारा बच जाता है, वह क्या है आपका? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, या इसी को बोलते हैं द्विगुणी व्यंजन। ठीक है, द्विगुणी व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन इसको कहा जाता है। ठीक है, यह द्विगुणी व्यंजन मतलब इसका जो गुण होता है वह 2 प्रकार से होता है। वह कौन कौन सा होता है? यह इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका ड और एक होता है आपका ढ। ठीक, ये आपके द्विगुणी व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो वर्णमाला है, ठीक है, वर्णमाला उसका जो भाग है उसको हमने अलग अलग समझ लिया कि स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर, अयोगवाह व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन कितने होते हैं। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझेंगे स्वर, स्वर वर्ण या स्वर। ठीक है, स्वर क्या होता है? स्वर जो होता है यह बिना किसी की सहायता के बोले जा सकते हैं, यानी स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा जो स्वर होता है वह बिना किसी की सहायता के, इसमें किसी प्रकार का व्यंजन या फिर कोई अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती है। यह पूर्ण रूप से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? आपका स्वर कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग जाएंगे, उसमें पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वर को भी अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग, ठीक है, बांटा गया है। तो स्वरों का वर्गीकरण हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वरों के जो वर्गीकरण है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मात्रा, या इसी को बोलते हैं हम लोग उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण किसका? स्वर का। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको आपका 2 भाग में क्या किया गया है? इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है भैया, याद रखिएगा कितने भाग में? 2 भाग में। ठीक, पहला भाग में आता है आपका लघु स्वर। ठीक, और दूसरे भाग में आता है आपका दीर्घ स्वर। ठीक, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक, अब देखते हैं जो लघु स्वर होता है वह क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में। तो लघु स्वर, ठीक है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है भाई, जो लघु स्वर होते हैं इसके उच्चारण में कम समय लगता है। इसके साथ साथ इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है भाई, देखिएगा लघु स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग इसका जो एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सा आपका लघु स्वर में आता है और कौन सा आपका दीर्घ स्वर में आता है। अब इसे याद रखिएगा, ये जो लघु स्वर को हम लोग एक और नाम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं भाई, याद रखिएगा। ठीक है, ह्रस्व स्वर बोल दिया जाए या लघु स्वर बोल दिया जाए, ठीक है, एक ही है दोनों का मतलब। लघु स्वर बोलो या ह्रस्व स्वर बोलो, ठीक, एक ही है। अब आगे इसका जो एग्जाम्पल है वह देखते हैं। तो इसमें आपका छोटा आ जाता है, छोटी ई आ जाता है आपका। ठीक है,
और और आपका उ आ जाता है, ठीक, और ऋषि आ जाता है, ठीक। ये आपके 4 किसमें आ जाते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं दीर्घ स्वर में। तो सबसे पहले देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है। तो जब लघु स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है तो हमको पता है कि दीर्घ स्वर के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, ठीक है भाई। जो दीर्घ स्वर है इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा। इसके साथ साथ इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है भाई। जो दीर्घ स्वर है उसे द्विमात्रिक स्वर की संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि दीर्घ स्वर में कौन कौन सा आपका वर्ण आता है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपका आ जाता है बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई, ठीक, और आपका बड़ा ऊ, ए और ए, ठीक। ये आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, आपका दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, ये याद रखिए, ठीक है। इसके साथ साथ और आता है आपका ओ आ जाता है और औ, यह दोनों को भी इसी में दीर्घ स्वर की संज्ञा दी गई, दीर्घ स्वर इसको कहा जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे इसी में ये जो मात्रा उच्चारण के आधार पर एक और भाग में बांटा गया है उसको हम लोग अलग से मैं बता रहा हूं, वह है आपका क्या, इसी में याद रखिएगा, ठीक है। वह है आपका, ठीक, ये जो बॉक्स है उसमें बता रहा हूं, ठीक है। उसको बोला जाता है आपका प्लुत स्वर, क्या, प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर की संज्ञा दी जाती है। प्लुत स्वर किसे कहते हैं अब देखते हैं। तो इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, ठीक है। जो प्लुत स्वर है उसका यदि उच्चारण करते हैं तो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इन दोनों से भी ज्यादा समय इसमें लगता है, ठीक है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। जो प्लुत स्वर होता है उसे त्रिमात्रिक स्वर की भी संज्ञा दी जाती है, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में 3 गुना अधिक समय लगता है, ठीक है। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इसमें हम एक वर्ण उच्चारण करते हैं जैसे ओम, ऐसा, ठीक। एक वर्ड जैसे उच्चारण करते हैं तो ये क्या होता है, थोड़ा सा लंबा और अधिक समय तक क्या करता है अपना इसमें समय लगता है, जैसे ओम, इस प्रकार से हम लोग क्या है अधिक समय जिसमें लगेगा यानी 3 गुना समय लगता है, वह आपका होता है प्लुत स्वर, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपका जो स्वर है उसका जो वर्गीकरण किया गया है, पहला तो हमने देख लिया। अब दूसरा कौन से भाग में इसको बांटा गया है, तो वह बांटा गया है, ठीक है, वह बांटा गया है आपका जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण, जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। जो स्वर है उसको जिह्वा के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है इसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो इसको 3 रूपों में क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक। देखते हैं वह 3 प्रकार कौन कौन से हैं उसको। तो सबसे पहला है आपका अग्र स्वर, कौन सा स्वर, अग्र स्वर, सामने वाला, ठीक। दूसरा है आपका मध्य स्वर, ठीक है, मध्य स्वर। और तीसरा है आपका पश्च स्वर, क्या स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। एक आपका अग्र स्वर, दूसरा मध्य और तीसरा आपका पश्च स्वर, ठीक है। अब अग्र स्वर क्या होता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। अग्र स्वर क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो इसको देखते हैं कि इसके उच्चारण
में जीभ का सामने वाला भाग कार्य करता है। ठीक है, इसको हमने समझाना है। जो अग्र स्वर है, जैसे हम लोग एक वर्ड उच्चारण करेंगे अग्र स्वर का, तो हमारा जो जीभ का सामने वाला भाग है, ये वाला सामने वाला भाग है, वह क्या करता है? वर्क करता है, कार्य करता है। इसको बोला जाता है अग्र स्वर। अब ऐसा कौन कौन सा वर्ण है या अक्षर है जिसको उच्चारित करने से, उच्चारण करने से आपका अग्र स्वर यानी जो आपका जीभ का सामने वाला भाग क्या करेगा? काम करेगा। उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। ठीक, ये एग्जाम्पल से इसके अंतर्गत आता है आपका ई, बड़े ई, ए और ए। ठीक, जैसे ई बोलते हैं तो ई बोलेंगे तो आपका जीभ का सामने वाला भाग क्या करता है? थोड़ा आगे आता है ई। ठीक है, बड़ा ई, ए। ठीक है, तो इसमें मतलब जो क्या है, जीभ का सामने वाला भाग वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो इसके अंतर्गत ये चार आपके वर्ण अक्षर आते हैं जो अग्र स्वर के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, अब आपका देखते हैं मध्य स्वर। क्या स्वर? मध्य स्वर। ठीक है, मध्य स्वर क्या होता है? ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसके उच्चारण करने पर जीभ का मध्य भाग कार्य करता है। ठीक है, जो मध्य स्वर है, इसके उच्चारण करने पर जीभ का मध्य भाग यानी बीच वाला भाग क्या है? जीभ का कार्य करता है। वह किसके अंतर्गत आता है? आपके मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि जो मध्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण या अक्षर आते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल। ठीक है भाई, इसके अंतर्गत आपका सिर्फ एक ही अक्षर या वर्ण आते हैं, वह है आपका अ। ठीक, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपका एक ही अक्षर है आपका अ एक ऐसा स्वर है जो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, यानी जिसके उच्चारण करने से आपका जो जीभ का मध्य भाग कार्य करता है, वर्क करता है। ठीक, कंप्लीट। आगे चलते हैं। आगे है आपका पश्च स्वर। ठीक है, पश्च मतलब होता है जीभ का लास्ट भाग। तो इसको समझ लेते हैं क्या होता है पश्च स्वर को। इसके उच्चारण करने पर जीभ का पश्च भाग कार्य करता है। ठीक है भाई, पश्च भाग में यह होता है, जैसे इसके जो वर्ण है इसका उच्चारण करेंगे तो जीभ का लास्ट वाला जो भाग होता है वह कार्य करता है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग पश्च स्वर। ठीक है, अब देखते हैं पश्च स्वर का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वह कौन कौन से हैं जो आपके पश्च स्वर में आपके आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका आता है बड़ा आ। ठीक है, ऊ आ जाता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आ जाता है, ओ आ जाता है और औ आ जाता है। ठीक है, ये आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं? आपके पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। ये हमने देख लिया जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। कितने भागों में? 3 भागों में, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक, एक इसमें जो आपका स्वर है वह आपका अग्र स्वर में और आता है, एक आपका इसके अंतर्गत आपका री को भी हम लोग, ठीक है, अग्र स्वर में लेते हैं। जिसके री का उच्चारण करते हैं तो जीभ का सामने वाला भाग भी वर्क करता है, तो री को भी याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसकी संख्या कितनी हो जाती है आपका? 5। ठीक है, ऐसे में आपका 4। तो री को मिला के कुल पूछेगा तो आप लोग 5 लगाइएगा कि जो अग्र स्वर है उसकी संख्या कितनी है? 5। और मध्य स्वर का आपका एक ही है और पश्च स्वर में आपका आ जाता है 5 इसमें भी। ठीक है, इस प्रकार आपके जो कुल टोटल आपका जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने देख लिया। ठीक है, तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है, किसका किया गया है उसको देख लेते हैं। तो यह किया गया है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है भाई, वर्गीकरण। ठीक, ये जो मुख द्वार हमारा खुलता है, कभी कम खुलता है, कभी ज्यादा
ठीक है, कभी बंद हो जाता है, कभी मध्यम बंद होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो मुख द्वार है हमारा उसकी खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक, अब देखते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको आपका मुख्यतः 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जो मुख्य द्वार खुलने के आधार पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वह 4 भाग कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है, वह है पहला आपका विवृत स्वर। कौन सा स्वर, विवृत स्वर। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है, इसमें दूसरा नंबर आता है आपका अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, और तीसरा इसी में आ जाता है आपका, ठीक है, तीसरा नंबर इसमें आ जाता है आपका अर्ध संवृत, अर्ध संवृत स्वर। और चौथा इसी में आ जाता है आपका, ठीक है, चौथा आपका आ जाता है संवृत स्वर। क्या, संवृत स्वर। ठीक, ये 4 भागों में क्या किया गया है, मुख्य द्वार खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अब देखते हैं कि जो विवृत स्वर होता है वह क्या हो जाता है, अर्ध विवृत क्या है, अर्ध संवृत क्या है, और संवृत स्वर क्या होते हैं, और इसका कौन कौन सा वर्ण इनके अंतर्गत आता है उसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है, ठीक है, उसे विवृत स्वर कहते हैं। ठीक है भाई, मतलब यह है कि विवृत स्वर के अंतर्गत वह वर्ण आते हैं जिसके उच्चारण करने से जो हमारा मुख द्वार है वह क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से ओपन हो जाता है, पूर्ण रूप से खुल जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, या उदाहरण बोल दिया जाए। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका आता है आ। ठीक है, जैसे हम लोग बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग करें, जैसे आ बोलते हैं, तो आपका मुख क्या, जो मुख द्वार है वह पूर्ण रूप से ओपन हो जाता है, खुल जाता है। तो इसके अंतर्गत आता है आपका आ वर्ण। ठीक, अब देखते हैं आपका अर्धविवृत स्वर। क्या, अर्धविवृत स्वर में क्या होता है, इनके उच्चारण में मुंह द्वार आधा खुलता है। ठीक है भाई, मतलब अर्धविवृत स्वर वह होता है जिसका उच्चारण करेंगे तो मुंह द्वार पूर्ण खुलकर आपका आधा ही क्या होता है, खुलता है, उसको बोला गया है अर्धविवृत स्वर। ठीक है, इसका उदाहरण कौन कौन सा है इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आपका आता है अ की मात्रा। ठीक है, अ जो अक्षर है, इसके साथ साथ ए और आओ। ठीक, ये वर्ण जो होते हैं, अक्षर होता है, वह आपका अर्धविवृत स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखते हैं अर्ध संवृत स्वर। क्या, अर्ध संवृत स्वर क्या होता है इसको देखते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह द्वार आधा बंद रहता है। ठीक है, जैसे कोई स्वर का उच्चारण करते हैं जिसमें हमारा मुख द्वार क्या होता है, आधा रूप क्या होता है, पूर्ण रूप से वह बंद रहता है, उसको बोला जाता है अर्ध संवृत स्वर। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये आपका ए और ओ की मात्रा आता है। जैसे ए ओ, मतलब जो हमारा मुख द्वार है आधा ही क्या होता है, पूर्णतः रूप से थोड़ा सा खुला रहता है, बाकी भाग आपका बंद रहता है, वह आता है आपका अर्ध संवृत स्वर के अंतर्गत। लास्ट आपका बच जाता है संवृत स्वर। तो संवृत स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह अधिकतर बंद रहते हैं। ठीक है, जैसे जिन यदि हम लोग स्वर वर्णों के उच्चारण करेंगे तो जिसमें हमारा जो मुंह है अधिकतर क्या रहेगा, अधिक आपका बंद रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ही एकदम निम्न मात्रा में थोड़ा बहुत ही खुला रहेगा। ठीक है, लेकिन पूर्णतः वह मुख्यतः क्या रहता है, बंद ही रहता है। तो ऐसे जो स्वर वर्ण है वह किसके अंतर्गत आते हैं, संवृत स्वर के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आपका आता है ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ।
ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे ई उ ऊ, तो इस प्रकार से जो हमारा मुंह है वह क्या है, थोड़ा सा ही ओपन रहता है, बाकी पूर्णतः क्या रहता है, बंद ही रहता है। फिर भी इन स्वरों का जो है ठीक है, स्वर वर्ण का उच्चारण हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका जो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, विवृत स्वर, अर्धविवृत, अर्ध संवृत स्वर और संवृत स्वर। ठीक, बांटा गया है उसको मैंने बता दिया। अब कुछ फैक्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। इसमें पढ़ते हैं अयोगवा। क्या? अयोगवा। जो अयोगवा मैंने प्रारंभ में ही बताया था, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब दो वर्ण होते हैं, वह अयोगवा के अंतर्गत आते हैं। वह वर्ण कौन कौन से हैं और उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि वह क्या होता है। ठीक है, तो अयोगवाह में आपका मैंने बताया था जो अम की मात्रा है और आपका आहा की मात्रा है, अम और आहा की मात्रा किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवाह। ठीक है, क्योंकि ये न तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये अयोगवाह इसलिए इसको कहा जाता है, न तो ये पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और न ही पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आपके व्यंजन होते हैं, इसलिए इसको अयोगवाह की संज्ञा दी गई है। लेकिन जैसे कुल स्वर की संख्या पूछ दिया जाता है तो इसको स्वरों में ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो अम और अह को ही जोड़ते हैं, तब जो स्वर की संख्या कितना हो जाता है? कुल 13 हो जाता है। ठीक, इतना हम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका विसर्ग देखते हैं। क्या? विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। ठीक है, इसमें विसर्ग की मात्रा, और यह प्रायः यह भी होता है, दो प्रकार का होता है। जो विसर्ग होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है उसको मैं यही बता देता हूं। ठीक है, एक इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, क्या क्या होता है उसको हम लोग देखते चलते हैं। ठीक, सबसे पहला एक होता है आपका अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार में आपका ऊपर मस्ते रहता है, ऊपर, और दूसरा होता है आपका अनुनासिक। अनुनासिक में आपका बगल में बिंदु होता है। ठीक, सॉरी, अगला है आपका अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक में आपका चंद्र बिंदी होता है। ठीक, याद रखिएगा ये आपका अनुस्वार में ऊपर सिर्फ बिंदी रहता है, अनुनासिक में आपका चंद्र बिंदी रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं जो अनुनासिक अनुस्वार होता है, तो अनुस्वार स्वर के बाद वाले व्यंजन हैं जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। ठीक, याद रखिएगा, मतलब जो अनुस्वार होता है, ठीक है, जो अनुस्वार होता है उसकी ध्वनि किससे निकलती है? नाक से निकलती है, अनुस्वार। ठीक है भाई, अनुस्वार। ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो अनुस्वार है तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि अनुस्वार कौन कौन से होते हैं, किसमें आपका मस्ते आता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अंगूर। ठीक है, अंगूर आपका क्या है? ठीक है, अंगूर जैसे पढ़ते हैं तो ये आपका होता है। ठीक है, ये आपका किसके अंतर्गत आ जाता है? अनुस्वार के अंतर्गत। जैसे मैं लिख देता हूं कंकर। ठीक है, इसमें भी इसमें एक ऊपर में बिंदी है, ये होता है आपका अनुसार। ठीक है, क्या? अनुस्वार। अब देखते हैं किसको? अनुनासिक को। ठीक है, किसको? अनुनासिक। इसके उच्चारण से ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। ठीक है, मतलब यह है कि जैसे हम लोग क्या करेंगे, अनुनासिक का प्रयोग करेंगे तो मुंह से तो हवा निकलेगा ही निकलेगा, इसके साथ साथ आपके नाक से भी इसको बोला जाता है। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं जो अनुनासिक होता है इसका उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं हंस। हंस में आपका क्या रहता है? चंद्र बिंदु। जैसे लिख देते हैं
माँ में चंद्र बिंदु आपका रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका जैसे दांत हो गया, ठीक है, भांति हो गया, इन सब ये सब किसके उदाहरण है आपके अनुनासिक यानी जिसमें चंद्र बिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जैसे मैं चांद लिख देता हूं, ठीक है, चांद, ये से आपका अनुनासिक और अंगूर से आपका अनुस्वार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हमने देख लिया हिंदी का जो स्वर था, स्वर का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, किस किस भाग में बांटा गया है। ठीक है, उन सब के बारे में हमने देख लिया। आगे हम लोग अगली कक्षा में आपका, ठीक है, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है, और आपके क्या क्या होते हैं इन सभी के बारे में। जैसे स्वर को बिल्कुल डिटेल से जाने, वैसे ही आपका, ठीक है, व्यंजन को भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। देखिए अपना ख्याल और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि जो अभी फिलहाल में आपका ट्रेंड में, ठीक है, एक क्या चल रहा है आपका, जो शिक्षक भर्ती वाले, शिक्षक भर्ती, ठीक है, शिक्षक भर्ती वाले हैं उनके लिए क्या है, यह इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपका, ठीक है, प्रस्तावित किया गया है। अभी पोस्ट वैकेंसी निकला नहीं है, लेकिन जो सारी कैबिनेट है, ठीक है, शायद सरकार, उन्होंने 10,000, ठीक है, 10,000 जो शिक्षक भर्ती, ठीक है, 10,000 शिक्षक भर्ती की क्या किया गया है, प्रस्ताव रखा है। जब ये पूर्ण रूप से पारित हो जाएगा तो आपका बहुत ही जल्द आपके जो कौन से महीना, फरवरी या फिर या मार्च के माह में यह आपका, ठीक है, ठीक है, वैकेंसी, ठीक है, देखने को मिल सकता है। यह बहुत बड़ा अपडेट है। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती वाले बिल्कुल सतर्क रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल मन लगा के, ध्यान लगा के, क्योंकि आपका बहुत ही जल्द आपका कुछ 10 से लेकर 15,000 तक का वैकेंसी आपको देखने को बहुत ही जल्द है। और नए साल के उपलक्ष्य में आपको फरवरी से मार्च के अंतर्गत आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, तो आज क्लास में इतना ही। धन्यवाद।